नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर, जिसमें आज हम जीन पियाजे के मासिक सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। साल 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड के न्यूशल शहर में जीन पियाजे का जन्म हुआ था, जिनका कहना था कि बच्चों की सोच अलग अलग चरणों से गुजरती है और हर चरण पर उनके विचार और सीखने का तरीका अलग होता है। अब आपके पेपर में कुछ ऐसी टर्म्स पूछी जाती है जैसे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, जिसे हम पारगमन चिंतन भी कहते हैं, या प्रोपोजिशनल थिंकिंग, जिसे हम प्रस्तावक सोच भी कहते हैं, या सिमोइटिक थिंकिंग, जिनके जवाब ढूंढने में हमें समस्या आती है। चिंता मत कीजिए, क्योंकि इन सभी टर्म्स को आप वीडियो के अंत में जान जाएंगे। आइए इस सिद्धांत को गहराई से जाने। पहले जीन पियाजे के कुछ रोचक किस्सों के बारे में भी जान लेते हैं। जीन पियाजे को हमेशा से ही मनगढ़ंत कहानियां बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने एक दिन अपने घर वालों को कहा कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें इसी बात पर डांट भी लगाई, पर इसी झूठी कहानी को वह काफी समय तक खुद ही सच मानते रहे और इसी वजह से उन्हें लगा कि बच्चे अलग अलग अवस्थाओं में किस तरह से सोचते हैं, वह तर्क देते हैं, और यही से प्रभावित होकर इन्होंने अपने इस सिद्धांत की रचना की, जिसे आज की डेट में हम संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। पियाजे जीव विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया के बारे में भी रुचि रखते थे, इसलिए यह विचार भी उनके सिद्धांत में हमें देखने को मिलते हैं। पियाजे ने अपनी रिसर्च स्टडी से खोजा कि बच्चा अपने आसपास की वास्तविक दुनिया के बारे में धीरे धीरे खुद से अवधारणाएं बनाते हैं, इसलिए इसे लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हा वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जीन पियाजे की थ्योरी में कुल 4 चरण हैं, जहां से आपके पेपर में बहुत सारे सवाल आते हैं। आइए एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। तो पहला चरण, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेगात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो 0 से लेकर 2 साल तक की होती है। यहाँ पर बच्चा शिशु अवस्था में होता है और इस अवस्था में शिशु अपने इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझने का प्रयास करता है। इसी अवस्था में शिशु प्रतिवर्ती क्रियाएं भी करता है, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि अस्वैच्छिक या इनवॉलंटरी एक्शंस भी कहते हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जिनमें बच्चे का खुद पर किसी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं रहता। जिसे आपने बहुत बार देखा भी होगा, कभी कभी बच्चे अपने ही बालों को बेवजह पकड़ लेते हैं और फिर रोने लगते हैं। इसी तरीके से इस अवस्था में एक और मुख्य क्रिया भी जन्म लेती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी कि वस्तु का स्थायित्व रूप भी कहते हैं। एक बच्चे की यह जानने की क्षमता कि वस्तुएं अस्तित्व में वैसी ही बनी रहती है, भले ही उन्हें अब देखा या सुना नहीं जा सकता। मान लो जैसे माँ ने यदि चॉकलेट फ्रिज के ऊपर छिपा दी है और यदि वह इस पूरी सिचुएशन को देख रहा है, तो वह इस पूरी सिचुएशन का एक स्कीमा बना लेगा, और भले ही माँ ने उसे किसी और काम में एंगेज कर दिया है, फिर भी यह वाक्यांश उसके दिमाग में काफी समय तक रहता है। इसी अवस्था में हमें एक और विशेषता देखने को मिलती है, जिसे हम डेफर्ड स्टिमुलेशन यानी कि विलंबित अनुकरण भी कहते हैं, जिनमें बच्चों द्वारा उन कार्य को याद रखने या पुनः पेश करने की क्षमता शामिल होती है जो पहले देखे गए थे। नहीं समझे? जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा अपने पिता को एक निश्चित तरीके से ब्लॉक्स को लगाते हुए देखता है, फिर बाद में वह जब नहीं है तो उन्हीं ब्लॉक्स को वह खुद से वैसे ही लगाने का प्रयास करता है जैसे कि उसके पिताजी ने लगाए थे। इस अवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वह आपके पेपर में आते हैं और आए भी हुए हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मान लो यदि आपसे पूछा जाए कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों की कौन से कार्य क्षेत्र में विकास होता है। पहला, भाषा विकास, बी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, या डी जो है शारीरिक विकास। तो इसका सही उत्तर है शारीरिक विकास, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ऐसे ही मिलता जुलता सवाल आता है कि वस्तु स्थायित्व, जिसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। पहला, वस्तु की संभावना, बी वस्तु के अभाव की समझ, सी वस्तु की पहचान की क्षमता, या फिर डी वस्तु के अस्तित्व की समझ। इसका सही उत्तर है वस्तु के अस्तित्व की समझ, यानी कि डी ऑप्शन। अब बात करते हैं जीन पियाजे के नेक्स्ट स्टेज के बारे में, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो 2 से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक होता है। इस अवस्था में बहुत सी क्रियाएं होती है, जैसे एनिमिज्म, जिसे हम जीववाद भी कहते हैं। इसमें बच्चा निर्जीव वस्तु को जीवित समझना, जैसे किसी बच्चे को यदि
आपने कोई गुड़िया दे दी तो आपने देखा होगा कि वह हमेशा उसको ही अपने पास सुलाता है, उसको खाना खिलाता है और उसके बाल बनाता है। एक और विशेषता जिसे हम सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण भी कहते हैं, इसमें बच्चे का ध्यान केवल एक ही बिंदु पर ज्यादा होता है। जैसे मान लो कि आपने बच्चे को केक दिखाया और उसके टुकड़े 3 भागों में कुछ ऐसे किए कि एक टुकड़े का साइज तो बहुत बड़ा रखा और बाकी अन्य 2 भागों का साइज जो है उसके मुकाबले छोटा रखा, और बच्चे से पूछा गया कि आप एक टुकड़ा खाना पसंद करोगे या फिर अन्य 2, तो बच्चा बिना देरी लगाते यह बोलता है कि बाकी 2। इसका मतलब बालक का ध्यान नंबर्स पे था, ना कि वेट पर। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के जैसा एक और कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है जिसे हम लैक ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि संरक्षण में कमी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चे के सामने आपने 2 बीकर रख दिए और एक बीकर था लंबा और दिखने में बड़ा और दूसरी तरफ जो है वह छोटा और चौड़ा। अब बच्चे से पूछा गया कि यदि हम छोटे और चौड़े बीकर से पानी यदि लंबे और बड़े बीकर में डालें तो क्या पानी डल जाएगा? तो बच्चों ने कहा हाँ, लेकिन जब लंबे से छोटे बीकर में पानी डालने पर कहा कि ये बाहर निकलेगा या फिर डल जाएगा या अंदर चला जाएगा, तो बच्चों का उत्तर था कि नहीं, मतलब यहाँ पर पानी जो है वह बाहर निकलेगा। तो इससे यह साबित होता है कि बच्चे एक समय पर या तो नंबर या साइज या आकार या क्षेत्रफल या वॉल्यूम पर ही केवल एक बार में ध्यान केंद्रित करते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि वह सभी पहलुओं पर एक साथ ध्यान नहीं लगा पाते। इसी उम्र के बच्चे समाज में अनुकूलन बिठाने का भी कार्य करते हैं, जिसे पियाजे ने अपने 2 पार्ट्स में बांटा है। जैसे आज की डेट में हम असिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण भी कहते हैं। इसका एक उदाहरण हम समझते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चे को पहले से ही घोड़े की पहचान थी। अब उसने एक ऊंट को देखा और देखते ही घोड़े की उसकी पहली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो उसके पास थी, उसके बेसिस पर उसने ऊंट को बड़ा घोड़ा कह दिया। तो इसको समझने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से हावी हो उसे हम असिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण कहेंगे। उसी के विपरीत यदि नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से हावी हो, जैसे मान लो एक प्रश्न आता है कि एक बच्चे में एक प्रकार के जानवर के बारे में एक योजना बन जाती है, उदाहरण के लिए कुत्ता। अचानक जब बच्चा फिर से उस कुत्ते की एक नई बड़ी और अलग नस्ल को देखता है तो वह विस्मयभूत हो जाता है। इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा योजना में नई जानकारी को क्या कर रहा होगा? पहला, समायोजित कर रहा होगा, दूसरा बदल रहा होगा यानी कि चेंज कर रहा होगा, या फिर सी जो है आत्मसातीकरण जिसे हम असिमिलेशन कहते हैं, या डी जो है हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन। इसका सही उत्तर है अकोमोडेशन यानी कि समायोजीकरण। क्योंकि जब भी बच्चा नवी सूचना को एडजस्ट कर लेता है या पुरानी सूचना में उसे ऐड कर लेता है तो इसे हम समायोजीकरण कहते हैं यानी कि अकोमोडेशन कहते हैं। इसके अलावा इसी अवस्था में बच्चे ट्रांसडक्टिव थिंकिंग जिसे हम पारगमन चिंतन भी कहते हैं, या फिर सरल शब्दों में आप कह सकते हो कि मैजिकल थिंकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चा यहाँ किसी भी 2 वस्तुओं या 2 घटनाओं या 2 अनजान व्यक्तियों जिनमें कोई संबंध ना हो उन्हें जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे उसे लगता है कि सफेद बादल इसलिए है क्योंकि उन्हें किसी ने पेंट किया है, तो थके तो नहीं ना? क्योंकि इसी अवस्था में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी भी बाकी है जिसे हमें पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चों को घर से स्कूल जाने का रास्ता तो याद है, लेकिन स्कूल से फिर घर जाने का रास्ता याद नहीं है। इसे हम कहते हैं लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी कि उत्क्रमणीयता में कमी। इसी अवस्था में एक अंतिम विशेषता जिसे हम आज की डेट में ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रीकरण भी कहते हैं। इसको बताने के लिए जीन पियाजे ने 3 माउंटेन टास्क का एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था? इसमें एक तरफ तो 4 साल की बच्ची को बिठाया गया और वहीं पर दूसरी तरफ जो है वह 7 साल की बच्ची को बिठाया गया। अब तीनों पर्वतों के जो कलर थे वह अलग थे, पर जब 4 साल की बच्ची से पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत ऊंचा है या सब पर्वत एक समान है, तो वह उत्तर देती है जो बीच वाला पर्वत है वो सबसे ऊंचा है, जो कि उनमें सबसे भड़कीला कलर होता है, और वहीं पर उसे वह बड़ा बताती है। और 7 साल की बच्ची के कहने पर भी कि तीनों पर्वत समान है वह मना कर देती है। इसका अर्थ है कि वह केवल अपने ही दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रही है और दूसरे के सोचने के पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। माना यह स्टेज बहुत बड़ी है, लेकिन आज हमने इसमें बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी जो शायद हो सकता है कि पहले आपने कभी ना पढ़ी हो। अब आती है हमारी तीसरी अवस्था जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था की खास बात यह है कि जो दिखता है वही बिकता है।
यानी कि जो वस्तु या व्यक्ति बच्चों को मूर्त रूप से दिखाए जा रहे हैं वही सत्य है। बाकी यदि आप बच्चों को इस उम्र में यह बताने लगे कि टाइम इज मनी या ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, इसे वह हरगिज नहीं समझेगा, क्योंकि यही से ऐसे सवाल आते भी हैं और यही से पूछे जाते हैं कि बताइए इंडक्टिव थिंकिंग यानी कि आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में होता है, जहाँ बच्चा एग्जाम्पल से चीजों को समझता है। जैसे यदि आपने पेड़ को बताना है तो आपको इसको किसी चित्र, चार्ट या फिर मॉडल के द्वारा या फिर बाहर लेके जाकर बच्चों को बताना पड़ेगा। जो भी चीजें बच्चे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उस कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। जैसे मान लो कि पेड़ की रूट्स जो मिट्टी के अंदर होती है, जिसे वह देख नहीं पा रहे हैं, अगर आपने उसे किसी चित्र, चार्ट, मॉडल से नहीं दिखाया तो उनको समझने में वह दिक्कत आती है। इसी अवस्था में बच्चों की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर जो बच्चा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में करने में असमर्थ था, वह यहाँ आसानी से कर लेता है। जैसे उलट पुलट करने की क्षमता, जिसे हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, या फिर कंजर्वेशन कर पाना, संरक्षण कर पाना, या डिसेंट्रेशन यानी कि वस्तु के अलग बिंदुओं पर भी ध्यान दे पाना। इसी में क्लास इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को भी आसानी से बच्चा समझ पाता है, जिसे हम कक्षा समावेशीकरण या फिर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे मान लो कि एक लाइन में हरे कलर के फूलों की संख्या है और 3 लाइनें वहीं पर लाल कलर के फूलों की है, तो बच्चा इस अवस्था में यहाँ पर समझ पाता है कि फूलों की संख्या ज्यादा है। यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ फूलों की संख्या ज्यादा है या लाल फूलों की संख्या ज्यादा है, तो बच्चा बहुत आसानी से इसमें कह सकता है कि फूलों की संख्या ज्यादा है। और वहीं पर यदि यहाँ से पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में यही सेम सवाल पूछा जाता तो बच्चा ये कहता कि लाल फूलों की संख्या ज्यादा है, ना कि फूलों की संख्या ज्यादा है। अब आती है हमारी चौथी अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो 11 से लेकर 17 वर्ष तक की होती है। एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर बच्चा बड़ी चीजों को करने लग जाता है, यानी कि बच्चा अमूर्त चिंतन को कर पाएगा। जिसका मतलब है यदि आपने बच्चों से कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप देश के लिए क्या करते, तो वह यहाँ पर औपचारिक रूप से यानी कि तार्किक रूप से जवाब दे पाएगा। इस अवस्था में बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये होता है यदि आपने बच्चे को फॉर्मूला दिया तो फॉर्मूले के पीछे का पूरा उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसे पता होगी। उसे पता होगा कि a² + b² बराबर c² क्यों आया, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की डिटेल के बारे में पता होगा, चीजों को वेरीफाई कर पाएगा। और ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि बताओ प्री ऑपोजिशनल थिंकिंग जो है, प्री ऑपोजिशनल थिंकिंग जिसे हम प्रस्तावक चिंतन कहते हैं, जहां पर इसको प्रदर्शित करने के लिए जीन पियाजे ने एक पेंडुलम टास्क किया था। अब पेंडुलम टास्क में ये हुआ था कि यहाँ पर बच्चे को कहा गया कि यदि ये पेंडुलम एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बताओ कितनी दूरी, कितने स्पीड, कितनी गति से या कितनी टाइम में यह चीजों को कवर कर पाएगा। तो यहाँ पर बच्चा इन सारी चीजों में लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कर पाता है या अमूर्त चिंतन कर पाता है। तो आशा करती हूँ कि इस स्टोरी से आपको सारी की सारी चीजें जो है वे समझ आई होंगी एक ही बार में, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इस सिद्धांत को पढ़ा। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में मैं हर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जहाँ पर आप छोटी से छोटी चीजों को बहुत गहराई से, बहुत आसानी से और एक मूवी की तरह देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सभी को नमस्कार एक बार फिर।